सभी लोग, वेलकम टू डेस्कटॉप फॉर कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को भी फटाफट रैपिडली खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती हैं मैनेजर्स के लिए, जो काफी ब्रॉड होती हैं, काफी जनरल होती हैं एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। मैनेजर्स इसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं अपनी वर्किंग सिचुएशंस में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के आखिर फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स बोलो, नेचर बोलो, बात एक ही है। सबसे पहला फीचर है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बोले तो ये जो फीचर्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हर जगह लागू होते हैं, भले कोई हॉस्पिटल हो, होटल हो, कॉलेज हो, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो, प्रॉफिटेबल कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, एनजीओ हो, व्हाटएवर, हर जगह ये अप्लाई किए जाते हैं। सेकंड फीचर है हमारा जनरल गाइडलाइंस। तो एज मैंने आपको बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं जनरल गाइडलाइंस होती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको एज इट इज अप्लाई करना है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। थर्ड है हमारा कि ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए फॉर्म हुई है, क्योंकि एक दिन में एक रात में ये बन के तैयार नहीं हुई है। काफी सारी प्रैक्टिस, काफी सारे मैनेजर्स के एक्सपीरियंस के बाद इनको तैयार किया गया है, ये इवॉल्व हुई है बेसिकली। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबल, यानी ये जो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स होती है फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपनी वर्किंग सिचुएशन के हिसाब से इनको अप्लाई कर सकते हो। ये कोई टेलर मेड टूल नहीं होता, कोई रेडीमेड टूल नहीं होता कि इसको बन के लगा दिया। आप इसको अपने इन्वायरमेंट कंडीशंस के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर है मेनली बिहेवियरल। अब आपको भी पता है कि मैनेजर्स बेसिकली ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं एंड इन लोगों का जो बिहेवियर होता है काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इसलिए बोला गया है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं मेनली बिहेवियरल होते हैं, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के साथ डील करना होता है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इनका जो रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफेक्ट पे टिका हुआ होता है। जैसे कि साइंस में होता है ना कि अगर आप पानी को उबालोगे, यानी अगर आप पानी को हाई फ्लेम पे रखोगे तो वो पानी आपको उबलने लग जाएगा। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने एम्प्लॉयज को ये बोला कि अगर आप मेहनत से काम करोगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो यहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, हर एक कॉज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर लास्ट है कंटिंजेंट, यानी ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं प्रीवेलिंग कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। जो कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से इनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर्स को रियलिटी चेक देते हैं। बेसिकली इनको यूजफुल इंसाइट बताते हैं कि रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या चल रहा है। फिर इनका ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करवा सकते हो, मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो एंड ऐसे करके आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी इफेक्टिव आता है। जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्टिव आएगा, जब आप अपने रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे तो जायज सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी काफी इफेक्टिव निकल के आएगा। फिर है साइंटिफिक डिसीजंस, यानी ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं कोई तुक्केबाजी वाला काम नहीं होता। इनको सोचा जाता है, समझा जाता है, लॉजिकली चीजें की जाती है, इसलिए बोला गया है साइंटिफिक डिसीजंस है, कोई ब्लाइंड फेथ पे नहीं टिके हुए होते ये। फिर है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है काफी डायनामिक है, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो इन चेंजेस को भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीट करवाते हैं। फिर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि एक बिजनेस का बस ये काम नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए, उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करवाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस का कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवाते हैं मैनेजर्स के लिए, जिससे मैनेजर्स अपने आप को और बेहतर बना सके अपने एक्सपीरियंस में, अपने काम करने की जर्नी में। ठीक है, तो यहां तक तो हमने इसके फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस, बेसिकली हमने इसके सारे बेसिक समझ लिए। अब हम मूव करते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, बेसिकली हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम होता है,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इतना सारा काम होता है उस काम को कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता, कोई भी इतना बाहुबली तो है नहीं। तो काम को, इतने सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स पे बांटो एंड हर ऐसे पार्ट को ऐसे इंसान को दो जो उस काम को एक्चुअली में करने में माहिर है। दिस इज कॉल्ड योर डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि दोनों के बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी बेसिकली एक सुपीरियर का अधिकार होता है कि वो डिसीजंस ले सके, वो कुछ ऑर्डर दे सके, ये एक सुपीरियर के पास अथॉरिटी होती है। ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी होती है सबऑर्डिनेट की कि जो काम उसको मिला हुआ है वो काम उसको करके देना है। ये एक सबऑर्डिनेट का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम खल्लास हो सकता है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास प्रिंसिपल डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका प्रॉपर तरीके से पालन करना, उनको ओबे करना। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करोगे, अगर आप उनका उल्लंघन नहीं करोगे, वायलेट नहीं करोगे, तो क्योस वगैरह क्रिएट नहीं होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो फंक्शनिंग होगी वो काफी स्मूथ चलेगी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेने हैं, उसी सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान चलिए एक सेल्स पर्सन है तो सेल्स पर्सन को सेल्स मैनेजर से ही ऑर्डर लेने हैं, उसी को काम करके देना है, उसी के लिए अकाउंटेबल रहना है। अगर वो सेल्स पर्सन मार्केटिंग मैनेजर को भी काम करके दे रहा है, उसके लिए भी अकाउंटेबल हो रहा है, तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड आपका वायलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेसिकली ये बोलता है कि हर एक वो ऑब्जेक्टिव, हर एक वो चीजें जिनके ऑब्जेक्टिव सेम हैं, उनके लिए एक ही हेड, एक ही प्लान होना चाहिए। इससे आपके जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे, आपका जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपका एक ही हेड, एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बेसिकली ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर फॉर एन जायज सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि हर एक एम्प्लॉय जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका खुद का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन एट टाइम्स कभी कभार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि एक एम्प्लॉय को समझ नहीं आता कि मुझे अपना इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए या मुझे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उस वक्त एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को उस वक्त सैक्रिफाइस करके, डिले करके, पोस्टपोन करके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम आया हुआ है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी जो एम्प्लॉयज को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, वे फेयर होने चाहिए, जस्टिफिकेबल होने चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं उतना उनको देना चाहिए। एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना बजट है उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को पे करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाले प्रिंसिपल में भी दोनों के बीच में ही एक बैलेंस होना चाहिए। अब बात आती है कि सेंट्रलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग या जब अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथ में दे दी जाती है, कंप्लीटली अथॉरिटी उनके पास ही होती है, टॉप लेवल के हाथ में ही होती है, तब हम उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब अथॉरिटी को डिसीजन मेकिंग को स्प्लिट कर दिया जाता है टिल लोवेस्ट लेवल, तब हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं कि जो मेजर डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पॉलिसीज हैं, वो आप टॉप लेवल के हाथ में दे दो, उनको सेंट्रलाइज कर दो, बाकी के जो काम है उनको डिसेंट्रलाइज कर दो। तो ऐसे करके आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर है हमारा प्रिंसिपल स्केलर चेन। तो स्केलर चेन बेसिकली क्या बोलता है? स्केलर चेन ये बोलता है कि कमांड का यूनिटी, कमांड का या अथॉरिटी का या कम्युनिकेशन का एक फ्लो होता है। यानी जो फ्लो बनाया गया है कि ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बताएगा, ऐसे करके ही अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन को फ्लो होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ही वो फ्लो होना चाहिए। लेकिन अगर मान चलिए अगर अर्जेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, अगर दो मैनेजर्स को बात करनी है जो सेम लेवल में है, जो सेम लेवल की है, तो इस केस में वो एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। इस शॉर्टकट का नाम है गैंग प्लैंक। शर्त ये है कि दोनों ही मैनेजर्स, दोनों ही इंसान सेम लेवल के होने चाहिए। जैसे कि एक परचेज मैनेजर, फाइनेंस
मैनेजर से बात कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई यूजिंग गैंग प्लैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बोलता है कि बेसिकली हर एक चीज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वस्तु के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि क्योस क्रिएट ना हो, ताकि ढूंढने में, उनको स्पॉट करने में, उनको फिगर आउट करने में इंसान की, एम्प्लॉय की एनर्जी ना जाए, टाइम बचे, एनर्जी बचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी। इक्विटी बोले तो समानता होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैनेजर को अपने सारे ही एम्प्लॉयज के को बराबर रखना है, भेदभाव नहीं करना है, भले वो किसी रिलीजन, जेंडर, कास्ट, बैकग्राउंड से आते हैं, हर एम्प्लॉय को बराबर नजर से देखना है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, यानी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर एफर्ट्स लेने हैं अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी कोशिश करनी है कि वो लंबे समय तक अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ तक बना के रखे। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज को भी कोशिश करनी है कि वो अगर किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैक्सिमम पीरियड तक सर्व करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बेसिकली क्या बोलता है? इनिशिएटिव ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है, वो भी इनिशिएट कर पाए, वो भी अपने सजेशंस दे पाए, जिससे एम्प्लॉयज को भी एक अपनेपन की फीलिंग आए, उनको भी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ पाए। फिर लास्ट है एस्पेरेट डी कॉर्प्स। तो एस्पेरेट डी कॉर्प्स बेसिकली क्या बोलता है? एस्पेरेट डी कॉर्प्स बेसिकली आपका ये बोला गया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। आपका बेसिकली ये बोला गया है कि टीम स्पिरिट एंड हार्मोनी को प्रमोट करना है एम्प्लॉयज के बीच में। तो टीम स्पिरिट, टीम का यहां पर मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिकली हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरिस्ट की ओर, जिनका नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर। ध्यान रखें कि हेनरी फ्योल को जनरल मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। अक्सर स्टेट बोर्ड्स में ये 1 मार्कर के तौर पे पूछ लिया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनका ये मानना था कि जब भी आप कुछ प्रिंसिपल्स है, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, आपको ये देखना है कि वो काम सही भी है या नहीं, यानी उसके पीछे आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी है, रैशनल डिसीजन मेकिंग करना है, कोई भी तुक्केबाजी वाला काम आपको नहीं करना है। एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर का मेन फोकस था फैक्ट्री सिस्टम पे। ठीक है, जनरली, और ऑन द अदर हैंड हेनरी फ्योल का जो मेन फोकस था वो था मैनेजरियल प्रॉब्लम्स पे, और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो फोकस था वो था फैक्ट्री सिस्टम पे। अब हम जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के आखिर क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। डेट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेसिकली जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो साइंस है, यहाँ पर कोई भी तुक्केबाजी वाला काम नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंक लॉजिकली, आपको सोचना है, एनालाइज करना है, क्या फैक्ट है, क्या सही चीजें हैं, आपको उन चीजों की मदद लेनी है, उनका प्रयोग करना है। कोई भी तुक्केबाजी वाला काम में अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपने जो पहले किया था उसके बेसिस पे अगर आप वही काम फिर से कर रहे हो तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। ब्लाइंड फेथ को फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू थिंक लॉजिकली एंड यू हैव टू मेक रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बेसिकली क्या बोलता है कि यहां पर एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, और इसका एक और एक्सटेंशन होता है मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन में बेसिकली ये बोला गया है कि वर्कर्स के एटीट्यूड में चेंज लेके आना है। जनरली वर्कर्स अपने मैनेजमेंट को बुरा बोलते हैं, उनको बुरा समझते हैं, एंड जो मैनेजमेंट होता है वो अपने वर्कर्स को बुरा समझता है, बुरा बोलता है। तो कॉपरेशन को इनिशिएट करना है, कंपटीशन को हटा के कॉपरेशन को इनकलकेट करना है दोनों के बीच में। ठीक है, अक्सर मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और ये इसी का एक्सटेंशन है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल बोला गया है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी यहां पर सबका होना चाहिए, हमारा हमारा होना चाहिए, तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं देखना है, सबके साथ मिलके आपको आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी आपको वर्कर्स को अच्छे तरीके से एजुकेट करना है, उनका डेवलपमेंट करवाना है, जिससे वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाए, वो अपनी लाइफ में भी ग्रो कर पाए, वो अपने करियर में भी ग्रो कर पाए। तो इसलिए आपको अपने वर्कर्स का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करवाना है। ये चीज बोली है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी वो इफिशिएंसी के साथ कम गलतियां करें और बेहतरीन काम आपको करके दें। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर क्या टेक्निक्स होती हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक हमारे पास आती है फंक्शनल फॉरमैनशिप की। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंडर में बेसिकली क्या होता है, दो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं फैक्ट्री सिस्टम के अंडर में। पहला डिपार्टमेंट हमारे पास होता है प्लानिंग इंचार्ज, बेसिकली प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में 4 स्पेशलिस्ट होते हैं एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में भी 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। इन चारों को मिला के टोटल फैक्ट्री सिस्टम के अंदर 8 स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्लर्क होता है, सबसे पहला स्पेशलिस्ट होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करता है वर्कर्स के लिए। रूट क्लर्क प्रोडक्शन का रूट स्पेसिफाई करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है कि जो यूनिट्स वगैरह हैं उनको कितने वक्त में बनना चाहिए, कितना खर्चा उनके लिए आना चाहिए। एंड डिसिप्लिनरियन ये मेक श्योर करता है कि जो काम हो रहा है वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब अपन जानते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहला इंसान होता है स्पीड बॉस, जो ये मेक श्योर करता है कि जो काम है एक्यूरेटली हो, है ना। सेकंड होता है गैंग बॉस, तो ये मेक श्योर करता है कि जो मशीन्स वगैरह हैं वो तैयार रहें। थर्ड होता है रिपेयर बॉस, कि अगर कुछ मशीन्स वगैरह हो रही है तो उन मशीन्स को रिपेयर कर दिया जाए। एंड इंस्पेक्टर जो होता है वो काम की क्वालिटी को चेक करता है। तो यहाँ पर ये हमारे टोटल 8 स्पेशलिस्ट होते हैं, कहां पर, फैक्ट्री सिस्टम के अंडर में, और यही बोलता है आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब नेक्स्ट टेक्निक क्या होती है, नेक्स्ट टेक्निक होती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। सो स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग जब भी आप काम कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड आप पहले से ही बना लो। जब आप उसका स्टैंडर्ड बना लोगे तो बाकी आपके जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस होंगे वो काफी आसान हो जाएंगे। यानी आप काम का स्टैंडर्ड सेट कर दो कि बाकी जितने भी काम हो वो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। ये होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट हमारा होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि काम करने के दौरान जितनी भी अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड चीजें आती हैं, वैरायटीज आती हैं, है ना, उनको हटा दो, एलिमिनेट कर दो, ताकि जो आपका काम है वो काफी आसान हो जाए, वो सिंप्लीफाई हो जाए। थर्ड है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या बोलता है कि काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। उसी बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करो एंड उसी बेस्ट मेथड को इंप्लीमेंट कर दो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी बेसिकली क्या बोलता है कि वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं तो इस दौरान वो काफी अननेसेसरी मूवमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग वगैरह। तो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है जिनका कोई भी रोल नहीं है, जिनको हटा के वर्कर्स का काम काफी आसान हो सकता है, उन मूवमेंट्स को हटा दो, जिससे वर्कर्स का जो काम है काफी आसान हो जाए, काफी इजी बन जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी बेसिकली क्या बोलता है कि एक काम को करने के लिए कितना एवरेज टाइम लग रहा है, ठीक है। उस एवरेज टाइम को, स्टैंडर्ड टाइम को पता करो, देखो एंड उसी को स्टैंडर्ड सेट कर दो कि इस यूनिट को बनाने में इतना वक्त लगेगा। उसी को स्टैंडर्ड सेट करके वर्कर्स को बता दो कि ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है। तो दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है? फटीग स्टडी बेसिकली ये बोलता है कि जब वर्कर्स काम करते हैं तो काम करने के दौरान वो थक जाते हैं तो उनको ब्रेक चाहिए होता है, इंटरवल्स चाहिए होता है। तो उनको ये पता करके उनके लिए जो सही इंटरवल्स होते हैं, सही रेस्ट इंटरवल्स होते हैं कि उनको कितने रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के चाहिए, इसको पता करो एंड इसके हिसाब से रेस्ट इंटरवल्स उनके लिए सेट कर दो कि 2 रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, इतनी ड्यूरेशन के चाहिए। इसके अकॉर्डिंग उनके लिए जो बेस्ट रहेगा उसको उसके हिसाब से सेट कर दो। फिर लास्ट टेक्निक हमारी होती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है? एफिशिएंट वर्कर्स एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स दोनों को अलग अलग रेट पे पे करो। एफिशिएंट वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, जो टाइमली काम करते हैं, जो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इनएफिशिएंट वर्कर्स ऑन द अदर हैंड ऐसे वर्कर्स होते हैं जो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते, जो इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो दोनों का अलग अलग रेट सेट कर दो। जब ये चीज देखेंगे इनएफिशिएंट वर्कर्स की एफिशिएंट वर्कर्स का रेट तो अलग है, तो वो मोटिवेट होंगे एंड वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे। तो यही होता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो आई होप कि आपको ये जो रैपिड रिवीजन है इस चैप्टर का अच्छे तरीके से समझ आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है ये। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर कुछ डिटेल में आपको देखना हो तो आप हमारे वन शॉट्स भी देख सकते हो। तो अब हम मिलेंगे सीधा हमारे नेक्स्ट रैपिड रिवीजन वाले चैप्टर में, दैट इज 3rd चैप्टर में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।